चलो, ऑलरेडी सो वी स्टार्ट विद रेजिस्टेंस टुडे। ओके, तो कितना तक, थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्टार्ट ही तो किया था, हाँ फॉर्मूला लिखा था, अब अच्छे से पढ़ते हैं आज। सो we're going to take over the third parameter, and the third parameter is resistance। तो जैसा कि नाम बताता है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस पैदा करेगा, मतलब ब्लॉकेज पैदा करेगा। किसके लिए? फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ओके, इज गोना क्रिएट अ ब्लॉकेज एंड द ब्लॉकेज विल बी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। So in order to understand resistance, we first understand what is Ohm's law, and Ohm's law will bring out this factor called resistance, Ohm's law। तो Ohm's law जानने के लिए फिर से वही वाला डायग्राम देखते हैं। जैसे दिस इज अ कंडक्टर, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर एंड द कंडक्टर हैज बीन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स विच इज अ सेल, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड में क्रिएट किया है, ये प्लस है ये माइनस है। whenever there is a potential difference there will be a current, so I current is now starting to run, and as I told you, current we will now henceforth always go by the conventional direction, that is current flows from positive to negative। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली जो चीज ओम्स लॉ में पाया जाता है, that is that the current flowing across the cross section of a conductor, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट जा रहा है ना थ्रू द कंडक्टर, इट्स एक्चुअली कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज दैट यू अप्लाई। फिर भी मैंने ऐसे स्टोरी भी बताया था कि करंट होता है एक छोटा सा बच्चा, क्या करंट होता है छोटा सा बच्चा, वो जाना चाहता है और उसको ले जाने के लिए पीछे से कौन किक मारता है? वोल्टेज किक मारता है, ये करंट है, और अंदर एक शैतान बैठा हुआ है जो इसको चोक करता जाएगा, है ना, और वो शैतान का नाम है रेजिस्टेंस। वही हम पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस को चोक करेगा। So the current flowing is directly proportional to the voltage। इसको हम उल्टा के जब लिखते हैं तो ये होता है voltage is directly proportional to current। और अगर हम voltage को current के साथ लिया है, now this is a direct relationship, whenever something varies directly then we say that there has to be a constant of proportionality, and with that constant, because when we want to make it equal to, we have to bring a constant, and that constant is said to be a quantity called R। तो हम लिखते हैं V upon R is always V upon I is always a constant, V upon I is a constant। पहले समझते हैं इसको, and this constant is defined as R। अब R क्या है देखेंगे, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference that you maintain across the ends of the conductor। That means the potential difference is also directly proportional to the current। तो यहाँ पे कहते हैं the ratio of voltage over current is always constant and defined by a quantity R, and this quantity is known as the resistance that is being offered by this conductor। जितना करंट जाना चाहिए 100% जाएगा नहीं। If you think that 100% current passes through, then this is a superconductor। ये कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर नहीं है। नॉर्मल सी बात है, एवरीवन हैज द रेजिस्टेंस, इनर्शिया जैसा चीज है, ये ब्लॉक करेगा, पूरा करंट को जाने नहीं देगा। लेकिन ये सब चीज होने के लिए you have to have something, that is the temperature should not change, so temperature should be constant, and other physical parameters, and these parameters include the geometry also, physical parameters remain unchanged। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ में। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन अनचेंज्ड। जैसे जब आपने इस कंडक्टर को लिया था, इसके शेप के साथ आप आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, इसे चपटा नहीं कर सकते, लंबा नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, जैसा है वैसा ही। अब बात आता है, क्या सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को मेंटेन फॉलो करते हैं? नॉट ऑल कंडक्टर्स। देयर विल बी सम कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर्स होंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, बिकॉज दे फॉलो ओम्स लॉ। आगे चल के आप रियल केस में देखेंगे, नोबडी एक्चुअली फॉलोज ओम्स लॉ कंप्लीटली। ओम्स लॉ इज वेरी आइडियल। सो इफ यू ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ इज, आपका रिलेशन कैसा आया? V by I is equal to R, है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V is equal to IR लिख सकते हैं। और इसको अगर IR प्लस 0 कर दे तो ये आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, Y इक्वल टू ये क्या है, ये X है, ये M है और ये C, मतलब इसका Y इंटरसेप्ट इज ऑलवेज 0। ये ग्राफ हमेशा शुरू होगा कहां से? ओरिजिन से। और याद रखिए V इज ऑलवेज द Y एक्सिस,
और आई क्या बनता है हमारा एक्स एक्सिस। वैसे भी आप देखो ये है वाई डेटा और ये है एक्स डेटा। जब आप वाई डेटा ओवर एक्स डेटा करते हो तो ये चीज स्लोप ही बनाना। So the resistance will always be represented by the slope of the graph, and the graph you will get with something like this. कभी ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है. So if you have two lines and one line is with a lower slope, it means it represents a lower resistance. जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा. लेकिन आप जब लैब में ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा. जो हमारे नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं दे आर क्लोज टू ओमिक कंडक्टर्स. मतलब यहां से जाके थोड़ा सा कर्व आएगा. ये बड़ा आइडियल सिनारियो है, ऐसा नहीं होता है. हैव यू अंडरस्टूड? सो एट ग्रेड 10 लेवल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference maintained across its ends, provided the temperature is constant and other physical parameters remain unchanged. So we say I is directly proportional to V, inverting it, V is proportional to I. So V should be equal to some constant and V by I is a constant which is R. अब बात आती है यूनिट्स की. आइए यूनिट्स के मेल मेला को भी देखते हैं, यूनिट्स क्या हो जाता है. तो यूनिट्स कुछ ऐसा है, जैसे ये रिलेशन है, इसको कहाँ लिखो, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं. कहाँ, ये डायग्राम को छोटा करता हूँ. आई डोंट वांट टू चेंज द स्क्रीन. ठीक है, ये डायग्राम छोटा कर दिया और ये सब मिटा दिया. ठीक है, इसको वापस ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए. तो आपका प्लॉट कैसा होना चाहिए? योर प्लॉट शुड बी वी आई एंड देन व्हाट यू गेट इज दिस इज द स्लोप which is equal to V upon I is equal to R. V is measured in volt, this is in ampere. तो आइए उस रिलेशन को देखते हैं. V upon I is equal to R. V is measured in volts, I is in ampere, R is measured in a unit called, इसको हम ओमेगा बोलते हैं. प्रिंट में देखोगे तो थोड़ा ऐसा करके प्रिंट करते हैं, पर राइटिंग में जब हम लिखते हैं तो इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड द ग्रीक लेटर ओमेगा. द ग्रीक लेटर ओमेगा. ठीक है, बट हियर द यूनिट इज रेड एज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, बट द यूनिट इज ओम. जैसे डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, बट द यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब. सो वी शुड नाउ बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज 1 ओम. कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ohm is defined as the resistance of that conductor which allows a current of 1 ampere to flow past it when the ends are maintained at a potential difference of 1 volt. अगर किसी कंडक्टर के एंड्स को 1 वोल्ट मेंटेन करने पे उससे 1 एम्पियर करंट गुजर जाए, उस वक्त वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? 1 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if it allows a current of 1 ampere to flow past its cross section when its ends are maintained at a potential difference of 1 volt. अगर किसी कंडक्टर के एंड्स को 1 वोल्ट पे मेंटेन करने पे उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट आराम से गुजर सके, ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस को 1 ओम बोला जाता है. समझ में आया? यहां हम क्या चीज पढ़ रहे हैं कंडक्टर की? हम यहाँ कंडक्टर का एक नेगेटिव हैबिट पढ़ रहे हैं, है ना. रेजिस्टेंस इज लाइक क्या है? डिसोबीडियंस पढ़ रहे हो आप. यहां बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे आप ग्रेड 11 में, then you don't have a conductor. What do you have? You have electrolyte. Electrolyte is the analogous to conductor in chemistry. आरव को पूरा नींद आ रहा है. क्या हुआ आरव? सो के नहीं आए क्या? हाँ, देख के लग रहा है. और थोड़ा बाल काटिए सर पे. वो होता है ना छोटा सा रैबिट के मुंह पे इतना बड़ा बाल है. कोकून हो गया है आपका. तो हाँ, क्या कह रहा था? Electrolytes. In electrolytes when we study, there also current passes. But in electrolytes, we do not study resistivity. वह हम पॉजिटिव हैबिट पढ़ते हैं और उस पॉजिटिव हैबिट का नाम है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज लाइक ओबीडियंस, रेजिस्टिविटी इज लाइक डिसोबीडियंस. यस और नो? रेजिस्टिविटी मतलब करंट को जाने ही नहीं देता है. कंडक्टिविटी क्या है? आइए पधारो हमारे देश में, एकदम हम मगनी कह रहा है आओ. तो कंडक्टिविटी का यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या है पता है? कंडक्टिविटी इज reciprocal of resistivity. So the unit is mho, MHO. Ohm is the resistivity's unit, is the unit of resistance. Conductivity की
कंडक्टेंस की, नॉट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट होती है मो, MHO। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ओम -1 लिखते हैं, वो आप 11 में पढ़ोगे। ये चीज समझ में आया? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आया है तो चलिए वापस चलते हैं, कहा हमारे फॉर्मूला के शीट में एक नया फॉर्मूला का इजाफा हो गया, वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। ये लिखते जाइए क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा अभी। देन करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब आपने तीसरा फॉर्मूला सीख लिया, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, क्लियर? चलिए अब और नया चीज एक देखते हैं। नाउ different materials will have different sort of resistances, right? All materials do not have same resistances. So if you want to design a good conductor, then you need to pick up a material whose resistance should be low. So silver is a very good conductor. Copper is also a very good conductor. उसमें अगर हम comparison करें तो iron उससे थोड़ा सा खराब conductor है, तो silver is good. Now there is something interesting that you will study. Suppose I have two materials. ठीक है, this is material A and this is material B. As of sense, let us understand there are two elements. दो तरह के एलिमेंट है, एक को मान लो कॉपर मान लो, एक को सिल्वर मान लो। Now one thing happens is, what was resistance? Resistance was something like a sort of जिद है, stubbornness that the conductor is showing. अब सवाल आता है कि हमें रेजिस्टेंस कम करना है, तो हम कैसे कम करें? तो हमने क्या किया, एक काम करो, ये मटेरियल बदल डालो, कुछ और एक, ये बच्चे को काम दिया था, ये खाली बोलते रहता है नहीं करेगा, बाद में करूंगा, आज नहीं, कल, परसों। So what do? We change the person. So you can change the person, and after you change a person, you find that you've got a person who is also not very ideal, but much better than the person who was before. उससे तो ज्यादा obedience करता है। तो यहां से एक बात आता है, resistance depends on the type of the material that we are selecting. Now we should understand what is that inherent property in a material. What I'm trying to say, I'll give you an example तो तुमको समझ में जल्दी आएगा। ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये stubborn है very, और ये stubborn है। समझ में आ रहा है? ये भी बच्चा बड़ा होता जाएगा। अभी आप इनको ना ग्रेड 5 के लेवल में देख रहे हो, जब ये आगे बढ़ के और इंसान होंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि इसका स्टबर्ननेस घटेगा, और बढ़ता ही जाएगा, इसका भी बढ़ता जाएगा। तो हम कहते हैं ना, यार तुमको तो टीम में ही नहीं लेना है, बचपन में भी तुम्हें नहीं खिलाते थे, अब भी नहीं खिलाएंगे। थोड़ा सा एनालॉजी को चेंज करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, मान लो इसके डीएनए लेवल में चलते हैं और इसके डीएनए लेवल में चलते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता इसके डीएनए में ही जिद कोडेड है और इसके डीएनए में भी जिद कोडेड है? अब धीरे से दोनों मान लो जाइगोट लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा जब है ये थोड़ा ज्यादा रोएगा, ये थोड़ा कम रोएगा, और बड़ा होगा और रोएगा। मान लो इससे एक सुमो रेसलर निकला तो ये उतना ही ज्यादा उद्यन सुमो रेसलर होगा, ये भी सुमो रेसलर बना पर थोड़ा कम बनेगा। बात समझ रहे हैं? अभी हम इस डीएनए लेवल चीज पे जा रहे हैं। रेजिस्टेंस जो आप देखते हो ना, वो है इस बच्चे की काया को देख रहे हो, आप शरीर को देख रहे हो। अलग अलग एज में अलग अलग बॉडी बिल्डअप है, पर जिद्दी तो रहेगा। बड़ा होगा तो कुछ और टाइप का जिद करेगा, दरवाजा भड़ाम से बंद करके जाएगा, इस तरह का। तो हम डीएनए लेवल में इसको टेस्ट करना चाहते हैं। एंड गिवन अ चॉइस, इसको अगर हम डेवलप कर पाते, मीन्स हमें मान लो एक बच्चा, अच्छा सा एक प्यारा सा बच्चा चाहिए जो हमारी बात सुनेगा, और हमें अलग अलग डीएनए दिखा रहा है। ये देखिए, ये डीएनए, ये जो है ना, ये आगे चल के बहुत लड़ाई करेगा, जिद्दी बनेगा, ये बच्चा ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये डीएनए बहुत ही अच्छा है। तुम कौन सा डीएनए लोगे? वो डीएनए लोगे जो तुम्हारे मुताबिक है। इफ यू वांट अ फाइटिंग चाइल्ड, यू कैन टेक अ फाइटिंग डीएनए। सो हाउ डू वी सिलेक्ट अ मटेरियल? दैट मींस वी हैव टू गेट इनसाइड अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच इज एट अ डीएनए लेवल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज समथिंग दैट वी विल स्टडी। That will be fixed for these two materials. इससे आप बॉल बनाओ, रॉड बनाओ, उसके अंदर that same tail of the dog is there. Are you understanding? We're going to hit that. That property, what we are going to study today, is called resistivity. पहले धीरे धीरे समझते हैं। resistivity
resistivity is a material specific property. Resistivity, it has nothing to do कि तुमने लंबा वायर लिया है, प्लेट लिया है, क्या लिया है, समझ में आया? अगर तुम्हारा मटेरियल जो तुमने सिलेक्ट किया है वो मटेरियल अगर पैदाइशी ज्यादा रेजिस्टेंस है, उससे जो भी तुम शेप बनाओगे वहां रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो सकता है। जो भी है, हमने एकदम डीएनए लिया, किसका? एकदम खूंखार बच्चे वाला डीएनए लिया, एकदम फालतू बच्चा, लेकिन हमने इसको ऐसे कोड किया ना, ये लिंकिंग बन के रहेगा, लिंकिंग, और पतला बीमार रहेगा, ज्यादा लड़ाई नहीं करेगा, दैट वी कैन डू। लेकिन जिस जिस दिन ये फिट रहेगा ये लड़ेगा, बिकॉज इसके डीएनए में है। समझ में आया? आइए रेजिस्टिविटी को देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी एक ज्योमेट्रिक पैरामीटर है, मटेरियल स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैरामीटर। देखते हैं कैसा है। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज रिटन लाइक दिस, ऐसे रो लिखते हैं, ठीक है ना? समझ लो, हो जाता है ऐसे रो लिखते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की कहानी देखो। रेजिस्टिविटी इज, अब यहां पे रेजिस्टिविटी को हम कैसे लाते हैं? रेजिस्टिविटी क्या हो गया? दिस इज द डीएनए। लेकिन हमें रेजिस्टिविटी से मतलब इतना ही है कि टाइप ऑफ जॉब, सपोज आई वांट टू मेक अ वेरी गुड हेडफोन वायर, its resistance should be absolutely low, quality headphone wire. So I should select materials based on their basic property, that the material inbuilt should have low some property. That property is resistivity. समझ में आ रहा है ना? कम रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लेंगे, फिर उसको एक ऐसा शेप देंगे ताकि और कम रेजिस्टेंस हो उससे। और दूसरी बात आएगी, जब आप मार्केटिंग करोगे तो ये अफोर्डेबल भी होना चाहिए, इसीलिए कुछ हेडफोन्स महंगे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है ना, जो आर आपने पढ़ा, अब ये आर कैसा है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आप सिल्वर ले लो, आप कॉपर ले लो, जितना लंबा वायर बनाओगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये सवाल आता है, सर हेडफोन के वायर इतने ही लंबे क्यों देते हैं? इतना लंबा दीजिए ना, मैं पी टावर में लगा के यहां से सुनूंगा, आवाज ही नहीं आएगा आपको। बिकॉज इफ द लेंथ इंक्रीजेस, the resistance will build up, the current won't be able to flow. In fact, if you take very long wires, suppose यहां से प्लग पॉइंट से एक बल्ब जलाता हूं, अच्छा ग्लो करता है, अब यहां पे लगा के सिकंदराबाद में उसको दिखाऊंगा ना आपको, डिम ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये समझ में आया? अगला रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये एरिया क्या है? दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जितना मोटा मोटा आप वायर लोगे, मोटा वायर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ मोटा वायर मींस दिस वायर, आई एम टॉकिंग वन स्ट्रैंड ऑफ द वायर, जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, वॉशिंग मशीन के प्लग, एसी के प्लग, गीजर के प्लग, ये सब देखियो बड़े प्लग्स होते हैं, मोटे होते हैं, बिकॉज दीज डिवाइसेस आर हाई करंट इंटेंसिव। इनमें ज्यादा करंट जाना है, ज्यादा करंट जाने के लिए इनके कंडक्टर्स को कम रेजिस्टेंस देना चाहिए, इसीलिए इनके प्लग्स जो है मोटे मोटे होते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटा होगा, कोई भी हेवी इलेक्ट्रिकल जो भी चीज है ना, उसका वायर कभी दिवाली वाला लाइट वाला वायर नहीं होगा, मोटे वायर होंगे। गीजर के वायर से दिवाली की लाइट खूब जलेगी, यू आर ए इडियट, यू आर स्पेंडिंग मोर वायर देन यू नीड। पर अगर दिवाली के लाइट से गीजर को कनेक्ट कर दिया ना, तो वो ब्रांच से पिघल जाएगा वो सारा एक साथ, बिकॉज इट कैनॉट कैरी दैट मच करंट। इज दिस अंडरस्टूड? तो यहां इन दोनों को कंबाइन करते हैं। दोनों को कंबाइन करने से हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो एल ओवर ए। समझ में आया? अब इसमें भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और नहीं, कुछ और नहीं, ये तो है रेजिस्टिविटी, एंड देन ये हो गया L अपॉन ए। अब समझ में आ रहा है कैसा है? तुमने पैदाइशी डीएनए लिया, देखो कितना सुंदर है, इस एक्सप्रेशन को समझो, ये पैदाइशी डीएनए है, फिर आपने L और A के ऊपर खेलना शुरू कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ, तुम्हें कैसा चाहिए? मोटा वायर चाहिए, पतला चाहिए, घुमाएदार चाहिए, प्लेट चाहिए, तो इसके ऊपर खेलो। लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये तो इसके अंदर इनबिल्ट है। तो आइए रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा मैथमेटिकली वर्क करने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर लेंथ मेरा है 1 यूनिट
और एरिया कितना है 1 यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर लेंथ मान लो 1 मीटर वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो बड़ा, समझ में आ रहा है ना? 1 मीटर स्क्वायर काफी बड़ा है। तो ये रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो क्या उस वक्त कुछ ऐसा नजारा नहीं दिखने को मिलेगा? ये रेशियो 1 हो जाएगा ना, कुछ ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा, है ना? अब जरा इनमें यूनिट्स डालते हैं। तो ये क्या है? ये यूनिट है ओम में, और यहां क्या रह जाएगा बेटा? यहां रह जाएगा 1 बाई यूनिट रह जाएगा, है कि नहीं? देखो तो यूनिट स्क्वायर को काटेगा तो 1 बाई यूनिट रह जाएगा। तो अगर हम रो की यूनिट देखें तो रो की यूनिट है ओम यूनिट, और एसआई में देखें तो क्या बोलेंगे? ओम मीटर। ओम इंटू यूनिट, व्हाटएवर यूनिट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर नहीं तो बोलो। जैसे यूनिट, जैसे मान लो यूनिट मतलब क्या, मीटर ले लो, एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? मीटर हो गया, और इस साइड में ओम है तो ओम मीटर होगा। यूनिट्स मतलब बोलो बोलो। 1 सेंटीमीटर, जो भी लिखो, इसलिए तो मैंने लिखा ओम यूनिट है। ये सेंटीमीटर हो सकता है, तुम्हें इंच में चाहिए इंच में ले लो। समझ में आ रहा है? इंच में चाहिए इंच में ले लो। लेकिन हम एसआई में मेजर करेंगे ना, तो एसआई में लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर, मीटर स्क्वायर। अब आती है बारी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। देखो कितना सुंदर है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पे हम क्या कहते हैं? इफ L इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर, then at that time the resistance equals to the resistivity. So how do you define resistivity? Resistivity is the resistance of that conductor which has unit length and unit cross sectional area. मतलब क्या है? अगर ऐसा एक मैं कंडक्टर बनाऊं, कैसा कंडक्टर बना रहे हो सर? जिसकी लंबाई है 1 मीटर और जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ये कंडक्टर भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वही होता है रेजिस्टिविटी। मतलब हमने इस एग्जांपल में डीएनए बोला ना। क्यों डीएनए बोला? एक जीवित इंसान का सबसे लास्ट ट्रेस चीज जिसमें एवरी प्रॉपर्टी इज कोडेड इज डीएनए। उसके अंदर तो नहीं जा सकते। अब डीएनए के अंदर जाए राइबोसोम स्टोरी ढूंढ सकते हैं? नहीं ना। हम डीएनए इज द लास्ट जिसमें हमको इस आदमी का चरित्र पता चल जाएगा, ऑल प्रॉपर्टीज। तो वैसा एक प्रॉपर्टी चाहिए। दैट प्रॉपर्टी इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कंडक्टर व्हिच इज 1 यूनिट इन लेंथ, 1 यूनिट स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट कैन बी 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर। वो कंडक्टर जो रेजिस्टेंस देगा ना, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो रेजिस्टिविटी फॉर एनी मटेरियल विल ऑलवेज बी इन द यूनिट ओम मीटर, यूनिट, unit square. So how do we say? Now suppose I tell you there is a material called silver whose resistivity is say 6.67 into 10 to the power so many ohm meter, and there is another, suppose मान लो इस material का resistivity है 6.37 into 10 to the power -3 ohm meter, और इसका resistivity है 5.37 into 10 to the power -3 ohm meter। तो ये दोनों -3 भूल जाओ। अगर तुम्हारे लिए फाइनेंस इज नॉट द इशू एंड यू वांट समथिंग व्हिच इज अ गुड कंडक्टर, आप कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करोगे? ये वाला, क्योंकि इसकी डीएनए में ही रेजिस्टिविटी कम है। समझ में आया? इसकी डीएनए में दैट फैक्टर व्हिच विल गिव बर्थ टू रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इज बॉर्न आफ्टर। देखो रेजिस्टेंस कहां से बॉर्न होता है? ये डीएनए है, इसके ऊपर आप हड्डी पसली ये सब जोड़ना शुरू करते हो एज पर योर। आप हेडफोन बना रहे हो तो आपका एक स्क्वायर यूनिट एरिया होगा, एक लेंथ होगा, तो दैट पैरामीटर मल्टीप्लाइज विथ व्हाट? हाँ, इसीलिए पिछले एग्जांपल में, एग्जांपल नहीं, ओम्स लॉ में मैंने क्या कहा था? प्रोवाइडेड फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन अनचेंज्ड। तो देखा तुमने, अगर एरिया और लेंथ को छेड़ दोगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब हम अगला ये वाला चीज देखेंगे। तो यहां हमने क्या सीखा? वी लर्नड अबाउट 2 थिंग्स, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। Resistance keeps on differing based on what type of shape you are making.
मोटा, वही कॉपर वायर को पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, हर एक की रेजिस्टेंस अलग। पर कॉपर एज ए मटेरियल एक ही रेजिस्टिविटी होगा उसका, उसकी वो आप गूगल कर सकते हो, दैट इज वन वैल्यू। गोल्ड की रेजिस्टिविटी एक ही है, अब उस गोल्ड से तुम्हें बनाना क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? अब कुछ हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है बेटो? आप म्यूटेड हो आशका। आई कैन हियर यू, बोलिए। Resistivity, yes, resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. Resistivity को ऐसे नहीं, resistivity क्या है? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो एक यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दैट कैन बी एनीथिंग 1 मीटर, लेकिन हम मीटर मीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं? बिकॉज वी आर डीलिंग विद एसआई सिस्टम। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यहाँ पे, यहाँ से आपको ना बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आइए उनको देखते हैं, अभी आगे बढ़ो। अब देखो, अब मान लो हमारे पास एक ही मटेरियल है, हमारे पास कॉपर है। कॉपर, देखो कितना इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। हमारे पास कॉपर है, कॉपर से हमने एक वायर लिया, ठीक है, और उस वायर का लेंथ है L और उसका एरिया है A। मतलब ये एक कॉपर का वायर है, ये यूनिफॉर्म वायर है। अच्छा, इसको अच्छा से करते हैं ड्राइंग को, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। 3D कहाँ गया सर? हाँ, ऐसा समझ लो ये एक वायर है कॉपर का, हमने इस कॉपर से एक वायर निकाला है, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है बेटो? इसका लेंथ है L1 और इसकी डायमीटर कितनी है? D, ठीक है। और D डायमीटर से इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है, वो है पाई d स्क्वायर बाई 4। एक ही बात है, पाई r स्क्वायर और पाई d स्क्वायर बाई 4। तो हमने कहा भैया इसका, और ये है हमारा सैंपल 1। सैंपल 1 का रेजिस्टेंस कितना होगा? सैंपल 1 का रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाई L1 अपॉन A। मानते हैं आप मेरी बात को? ठीक है, हम मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगली बार हमने क्या किया? अगली बार हमने एक और वायर लिया और वो वायर का डायमीटर है D। सैंपल 2 डायमीटर कितना है बेटा? D। तो इसका एरिया कितना होगा? पाई d स्क्वायर बाई 4, है ना। ये A1 है, ये A2 है, इसको A1 लिख लो। और हमने एक चीज तो देख लिया भाई साहब, A1 इज इक्वल टू A2 है। लेकिन यहां पे एक बड़ा बदमाशी कर दिया है हमने इसके लेंथ को कर दिया 2L1, दुगना कर दिया है, उसी मोटापे पे दुगना कर दिया है। अब आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। तो आइए देखते कैसे बढ़ता है। अगर सैंपल 2 का रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो है रो, अगेन कॉपर, मटेरियल चेंज नहीं हुआ लेकिन मटेरियल वही है भाई साहब, डीएनए वही है। ये बचपन में देख रहे हैं, ये किशोरावस्था, टीनेज, ठीक है। इसका कितना हो गया भाई साहब? L2 बाई A2। और L2 की डेफिनेशन क्या है हमारे हिसाब से? 2L1। तो चलो इसको 2L1 लिख दें, परमिशन है ना भाई साहब? 2L1 बाई A1 लिख दो, बिकॉज A1 एंड A2 आर सेम ना। अच्छा, इसका ओरिजिनल डेफिनेशन अगर कोई बाद में भूल जाए तो ओरिजिनली R2 शुड बी इक्वल टू रो कॉपर मल्टीप्लाइड बाई L2 इंटू A2, और A2 और A1 सेम है। अब क्या करते हैं? अब इन दोनों को भाई साहब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इससे उसको डिवाइड करते हैं, मतलब R2 को ऊपर रखते हैं, R1 को नीचे रखते हैं, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या है बेटा? रो Cu इंटू 2L1 डिवाइडेड बाई A1 डिवाइडेड बाई R1। तो यहां A1 ऊपर उठ जाएगा और नीचे कहा आ जाएगा भाई साहब रो C2 L1। और अब बड़ा मजेदार चीज बन रहा है, रो Cu ने, अरे यार, रो Cu ने रो Cu को काटा, A1 ने A1 को काटा, L1 ने L1 को काटा, तो सर सबको काट दिया तो रहा क्या?
नई नवेली जो रेजिस्टेंस है ना, पुरानी रेजिस्टेंस का दुगना होता है भाई साहब, लिख लो। इफ द डायमीटर इज अनचेंज्ड एंड द लेंथ इज डबल्ड, द रेजिस्टेंस गेट्स डबल्ड। बात समझ में आई? अगर डायमीटर अनचेंज करके आप लेंथ को डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा भाई साहब। मजा आया? अब एक और मजेदार चीज करेंगे। अगली बार क्या करेंगे? पतला बनाएंगे इसको। मजा क्या है मैथमेटिक्स सीखने का? तो क्या सीखा आपने? हाँ, डायमीटर चेंज करेंगे। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल के साथ डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर आपने ए को नहीं छेड़ा और एल को डबल किया तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डबल। अगर मान लो एल को हाफ करता तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेकिन ए मत छेड़ो, ए मत छेड़ो, ए छेड़ने से पूरा गड़बड़ हो जाएगा। So if you make the length half, the resistance becomes half. If you make it quarter, the resistance become quarter. If you make, ठीक है? अच्छा देख, एरिया लेकिन नीचे है, जरा कॉमन सेंस से बोलो तो एरिया को डबल करने से क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? एरिया नीचे है ना, एरिया को हमने डबल कर दिया, रेजिस्टेंस कितना होगा? हाफ नहीं होगा। एरिया इज ए टू डायमेंशनल क्वांटिटी, 1/4 हो जाएगा भाई साहब। एरिया लीनियर थोड़ी है। हाँ नहीं, इनवर्स, क्योंकि एरिया में आप किसको हाफ कर रहे हो? आप डी को डबल कर रहे हो, तो उसका प्रकोप आएगा एरिया में 4 आएगा। चलो देखते हैं, चले आइए, मजेदार चीज। चलिए, तो हमने सबसे पहले एक ऐसा लिया, दीपांशु रेजिस्टेंस इसका नाम है, ठीक है ना? ये दीपांशु रेजिस्टेंस सैंपल S1, डायमीटर है D1 और लेंथ कितना है भाई साहब? L1। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 इज इक्वल, बना कहां से है सर? सर कापर से ही बनाया है, कापर, चाचा जी के कापर की दुकान से कापर बनाया। यार वो नहीं जाएगा, देखना सब जाएगा, वो नहीं जाएगा। इसी को बोलता है ना, हाँ, रो सी यू इंटू L1 डिवाइडेड बाई A। अब A1 का वैल्यू लिखना पड़ेगा भाई साहब, यहां आप छूट नहीं सकते हो। पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जरा ज्यादा लिखने की आदत डालिए यहां पे, तो क्या लिखूं? पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। भाई साहब समझ में आया? अब इसके बाद हम एक और वायर बनाते हैं, और वो वायर कैसा है? कुछ ऐसा है, मेरे जैसा, ये जयदीप वायर है ना। इसका क्या है? इसका D2 है 2 टाइम्स ऑफ D1, लेंथ हुआ वही रख देते हैं L1। तो इसका A2 कितना बना जरा देखो तो। इसका A2 है पाई D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब इसका एरिया है पाई 2D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब इसका एरिया है पाई 4D1 स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब इसका एरिया, नहीं 4 कैंसिल मत करो, यही तो मार खा गए ना तुम लोग। इसका एरिया है 4 टाइम्स ऑफ A1। A1 क्या है? पाई डिवाइड, उसे 4 डाल दिया। मजा आया ना? ये क्यों किया? इसलिए कि यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी यहां पे A1 ही लिखिए। समझ में आया? कैलकुलेशन इजी होता है ना यार, व्हाट नॉनसेंस यार, जेनजी। ठीक है, आ जाओ। R2 की वैल्यू होगी रो C2, दीपांशु लेंथ तो हमारा एक ही है L1, और एरिया कितना है? A2। तो A2 को क्या लिखेंगे? रो C2 इंटू L1। अब A2 कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ A1। अब हम फिर से ये रेशियो लेंगे, पर R2 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखने से भी होता है, एक स्टेप बढ़ेगा। अगर आप G मोड में करना चाहते हैं तो नीचे रख सकते हैं। G मोड मतलब समझ गए ना? G मीन्स ढैचू ढैचू। R2 डिवाइडेड बाय R1। भाई साहब पहले R2 का लिखिए, रो C2 इंटू L1 डिवाइडेड बाय 4A1 इंटू A1 बाय रो C2 इंटू L1। और यहां पे लाल रंग ले लीजिए, रंग साड़ी गुलाबी, क्या हो गया? चुनरिया रे। और अब आपका क्या आया? R2 इज इक्वल टू कितना?
4 times of R1। क्या तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये तो गड़बड़ हो गया है, ये कभी बढ़ नहीं सकता है, दीपांशु ने ही ठीक पकड़ा है। 4 times of, so will not write 4 times दीपांशु, हम इसको लिखेंगे R2 is equal to 1/4 of R1। भाई साहब लिख लीजिए, if the length is not changed and the diameter is doubled, don't say the area is doubled, हाँ, diameter double करने से area 4 गुना होता है। Hey, there is a difference here, don't write if the area is doubled, you write if the diameter is doubled, that means the area becomes 4 times। whenever you double a diameter, don't write area is double, area doubled का मतलब diameter √2 हुआ है, √2 times हुआ है, ठीक है। तो लिखिए if the length is kept constant and the diameter is doubled, the resistance, new resistance becomes 1/4 the value of the original resistance। अद्वैत समझ में आ रहा है? तो बेटो उतना ही लेंथ में अगर मोटापा डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/4 हो जाती है। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगाओ, मोटे मोटे वायर हाई करंट डिवाइसेस में लगते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। अब इसमें तुम्हें कैसे बुर्बक बनाएगा एग्जाम में वो बता देता हूं। वो ऐसे एग्जाम क्वेश्चन नहीं देगा कि रेजिस्टेंस ऐसे, वो क्या देगा पता है किसी के पास कुछ फ्लेक्सिबल नहीं है, चलो वो बोलेगा देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड इट हैज बीन फोल्डेड। फोल्ड करना मतलब क्या हो गया पता है, लेंथ कितना हो गया, हाफ हो गया, और डायमीटर कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। एक चीज को अगर आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो डायमीटर ट्वाइस हो गया ना, ऐसे करके आपको देगा। एक समझ में आया? तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस करके देखें इसका भी, चलो करके देखते हैं ऐसे केस का। तो इसका कैसे देखेंगे, इसका कुछ ऐसा है, पहले हमारे पास था ऐसा वायर जिसका लेंथ था L और जिसका डायमीटर था कितना D। हमने इसको ज्यादा हो गया, हमने इसको फोल्ड कर दिया, अब लेंथ हो गया कितना, हाफ L1, और डायमीटर हो गया 2D1। आइए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल क्या है माने ना पता, मटेरियल रो है भाई, कोई है कहीं से है किसी का। तो R1 कितना हो गया भाई साहब, रो L1 और ये दोनों का रिलेशन होने से क्या होता है आपको पता ही है, डबल और इसका, तो इसको हम A1 लिख लें। अच्छा इसमें करने की जरूरत नहीं, इसमें अगर एरिया A1 है तो इसका कितना है 4 टाइम्स ऑफ A1, ये तो पहले वाले में कर चुके हैं। समझ में आया? R2 वही हमें निकालना है, रो L1 कितना बन गया है, हाँ भाई साहब हाफ L1, ठीक है, L1/2, और नीचे इसका कितना रहेगा, एरिया कितना रह जाएगा 4A1। ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? तो L1/2 है, 2 नीचे आ जाएगा, R2/R1 रो L1 2 into 4 A1 into A1 divided by रो L1। नया रेजिस्टेंस 1/8 हो गया पुराने रेजिस्टेंस का। क्या आपको समझ में आया? बुड़बक की तरह एरिया को डबल मत कीजिएगा, वो ज्यादातर लोग करते हैं और वही हो जाता है परमानंद। Pisha madam, did you understand? I mean, this is like that area that that half. तो आपने ये भी सीख लिया, टाइम है कुछ और भी सीखते हैं। आइए तो एक और फॉर्मूला का इजाफा हो गया आपका। तो आ जाइए फिर से फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। भाई साहब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन बाय चार्ज। करंट क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है। V/I हो गया हमारा R, और हमने क्या देखा, ठीक है ना, यहां से बहुत कुछ मिलता है। V = IR, V/R = I। उसके बाद हमने देखा रेजिस्टेंस R = रो L/A। हमारे सीखते हैं, हो जाएगा, टाइम है हमारे पास। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस,
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ व्हाट इज दिस। अभी तुम लोग कितने प्यार से पढ़ते हो स्कूल में, मैं वही सोच रहा हूँ, तुम्हारा मजा ही नहीं है। मतलब तुम लोग का ऐसा हुआ ही नहीं कि इसको पनिशमेंट मिल गया, उसको वो जाके आंटी आंटी आज इसको ना प्लान पकड़ के बाहर करवाया था, ये सब मजा ही नहीं है तुम लोग। क्या लिख नहीं रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कम से कम इतना सेफ तो हो। हाँ द बोर्ड डजंट वांट यू टू टीच अस, रुक जा, बोर्ड डजंट वांट यू एक्सपोर्ट, इतना तो बचा के रखो कम से कम। इट्स नॉट से, हाँ सेव हो रहा है कम से कम, 1 मिनट, हाँ आई एम सेंसिंग सम गड़बड़। एक मिनट बच्चा, इतना सेव हो जाए कम से कम, नहीं तो ये उड़ जाएगा। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी क्लोज दिस। हाँ चलो, we're going to study combination of resistances। इसके ऊपर भर भर के प्रॉब्लम होते हैं, अभी कम आते हैं, पहले बहुत ज्यादा आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये जो वर्ड कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आप इसको एकदम मजे से पढ़ोगे, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, आज हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसों को कंबाइन करें तो कैसा होता है। सीरीज क्या था, मैंने बोला था ना आपको, सीरीज वाज लाइक रिंगा रिंगा रोजेस। तो हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ऐसा एक रेजिस्टेंस। अच्छा ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा हो गया। और हमने इस नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, जो कि यहां से हमें V वोल्टेज दे रहा है। अब इसको समझिए, लिखिएगा आराम से, समझिए पहले। ये रेजिस्टेंसेस क्या है, दे कैन बी बल्ब्स आल्सो। एवरी अप्लायंस इन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज अ लोड, और हर लोड का अपना एक रेजिस्टेंस है। आप इन्हें बल्ब समझ लीजिए, अलग अलग स्पेक्स के। ये रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R1, ये R2 और ये R3। मजे से सुनिए हाँ। और यहां से करंट गुजर रही है I। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक समझो। करंट पानी जैसा है, जब तक दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा उसी पाइप में घूमेगा। क्या यहां कोई और पाइप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि पहला चीज है, सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, और सेम की जगह अब ये नचाएगा थोड़ा सा, अब ये नचा रहा है, हाँ ये आएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा इसका भी। Some गोलमाल has happened today. I hate that. Hey, तुम इसको पूरा मतलब तब से लेके ना इसको टीका लगा दूंगा मैं भी। करंट रिमेन सेम, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। समझ में आया। लेकिन जब करंट कांस्टेंट रहता है ना, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है सीरीज में। वोल्टेज, क्योंकि हमने 3 घर लगा दिए ना, एक ही लाइन से पाइप आ रहा है, तो सब लोग इससे प्रेशर पिएगा थोड़ा थोड़ा। ये मेन पाइप है, इससे 3 घरों को आपने कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। यहां से V1 वोल्टेज जा रहा है, V2 जा रहा है, और यहां से V3 जा रहा है, या V3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया। तो एक और चीज हमने सीरीज में सीखा, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने ये नहीं कहा कि V1 V2 V3 सेम है, सेम नहीं हो सकता है। सेम होता अगर रेजिस्टेंसेस सेम रहते हैं। तो यहां से एक रिलेशन हम निकालते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
जितना पानी का प्रेशर आप छोड़ रहे हो, इसका घर का प्रेशर, तीनों प्रेशर मिलाने से मेन लाइन का प्रेशर मिलता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं इतना तामझाम करके 3 रेजिस्टेंस लगाने की जगह अगर मैं यहां सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाता, है ना, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती? इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों लड़के के जगह एक लड़का लाओ जिसका उतना ही ताकत है जो इन तीनों लड़कों का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट बॉय। तो अगर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते, वी आर ट्राइंग टू हंट आउट दैट। मैं इस ब्लू को फिर से मिटा देता हूं, ठीक है, राइट? सो आवर टारगेट इज टू रिप्लेस दिस सर्किट with a simpler circuit, and that simpler circuit is something like this. वही बैटरी, वही वोल्टेज V और एक नया रेजिस्टेंस होगा Req। मैंने इसकी वैल्यू ना पता, पर मैंने ये पता है, इससे ये निकालना है मुझे, और तब इससे कितना करंट गुजरेगा? I करंट गुजर रहा है। इस Req को डिराइव करेंगे, बड़ा इजी है। आइए सीरीज देख रहे हैं हम। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है बेटा? ठीक है, V1 is the voltage across which resistance? R1। तो क्या वहां ओम्स लॉ नहीं लग सकता? लग सकता है ना। तो आइए ओम्स लॉ लगाते हैं। V1 by I should be equal to R1। Do you agree or not? उसी तरह V2 by I should be R2। मतलब कहने का मतलब है V1 को हम I R1 से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह V2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? I R2। उसी तरह V3 को किससे लिख सकते हैं? IR3। उसी तरह अगर nth रेजिस्टेंस होता तो IRN हो जाता। मतलब इसमें एक nth रेजिस्टेंस भी डाल दो, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर देयर। तो आओ इसको चेंज करते हैं। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 IRN। क्लियर? I1 को कॉमन उठा लेता है भाई साहब, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। ठीक है ना? और यहां इस V को, V है, ये I को नीचे ले आते हैं। कितना हो गया? ये चीज क्या है इस सर्किट को देखने से? R इक्विवेलेंट। This is the expression that we get. We say that if number of resistances are corrected in series, then the overall resistance is the algebraic sum of all the individual resistances. इसका यूज कहां होता है? हमारे जैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पागल है, उसको कितना चाहिए? 300 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए, बाजार बंद है, पर हमारे अंदर कीड़ा लग गया कि आज ही करना है। मान लो यथार्थ एक लड़का है जो इस कम्युनिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, मैं पहुंचा यथार्थ 300 ओम का एक रेजिस्टेंस देना, एकदम प्रोजेक्ट बनने वाला है, दुकान बंद है, ये ढूंढ ढूंढ के कहता है 300 का तो नहीं है सर, 100 के 4 है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा? 100 के 3 ले आऊंगा और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देने से क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यही लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में। लेकिन यहां आपको लाइफ का एक और टाइम है, बढ़िया सा किस्सा सुनाता हूं। All these, why they come very quickly and easy to me? Now you're learning it by academics ना, I have learned it the very hard way because I love electronics and electrical। तो आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूं और उसी से आपको मजा भी आएगा, हंसोगे भी। तो comes the time of दिवाली, ठीक है, तो इसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं सारा साल। तो इसके लिए मुझे मेरे लाइट्स के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सो आई नीड फंडिंग फॉर दोस। फंड्स कोई देगा नहीं हमारे टाइम पे, तो क्लास में स्कोर करो, टॉप वो करो, यूनिट टेस्ट में हाईएस्ट लाओ, ये लाओ, ऐसा कर करके मैंने एक बार बोला कि मैं इस बार दिवाली में एक लड़ी लाइट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बल्ब खरीदे। तो बल्ब कितने के खरीदे? बल्ब जो मिलते हैं बाजार में ना, 6 वोल्ट के बल्ब खरीदे, और 6 वोल्ट के मैंने 40 बल्ब खरीदे, 20 बल्ब, 40 बल्ब, क्वाइट अ वेरी हाई प्रोजेक्ट। उस जमाना में 40 बल्ब डिमांड करना मतलब इज वेरी वेरी ग्रेट। एंड देन आई टोल्ड माय डैड एंड ऑल, इस बार बाहर से मत खरीदना, आपका बेटा इस बार लड़ी बना के लगाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये पहला बल्ब लिया, दूसरा बल्ब लिया, तीसरा लिया, ऐसे कर 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 करके ये मेरा 40th बल्ब है। और फिर मैंने इससे एक वायर निकाला, इससे एक वायर निकाला और 240 वोल्ट्स वाले प्लग में लगा दिया। राइट? अब 240 वोल्ट कैसे स्प्रेड हो गया? ऐसे ही होते थे पहले, ये सब इतने एलईडी वेलईडी होता नहीं था, ये सब लीची लीची वाले बल्ब होते थे। तो जैसे शाम हुआ हमारे घर में एकदम सुंदर से जलना शुरू हो गया, क्योंकि हर एक को कितना वोल्ट्स मिल रहा है अभी?
6 वोल्ट्स मिल रहा है, पर इनकी क्वालिटी तो उतनी अच्छी होती नहीं थी ना। तो क्या हो गया, 1 घंटा जलने के बाद एक ससुरा फ्यूज हो गया, गया। ये जैसे ही जाता है तो रात है, देन अगेन ये क्या हो गया, एंड लेडीज एज यूजुअल, मान लो क्या तुम क्या लगाया, ऐसा हो गया। तो एक तो मेरी इज्जत पे लग रहा है, प्रोजेक्ट पे लग रहा है, घर अंधेरा हो गया हमारा। तो और ये जैसे जाएगा सब, देखो सर्किट इज ब्रोकन, कोई नहीं जलेगा। तो पहला तो आप ढूंढो कि उन 40 में जो पैर वेर में लटका के रखे हो कौन सा गया है। हाउ हार्ड वे हैव लर्नड इट। तो ये तो पैर में है, ऐसे ऐसे एक पैर है घर में, पैर में पूरा तुम्हारा लड़ी ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लड़ी ऐसे ऐसे लगा हुआ है। सो हाउ वी टू डू, वी पुट टेस्टर्स। अगर टेस्टर यहाँ पे ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ तक सारे बल्ब ठीक है, और मान लो यहाँ पे जाके टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब गड़बड़ी यहाँ के बीच है, देन यू सॉर्ट इट लाइक दैट, वन वन वन। फिर यहाँ पे एक बल्ब लाओ, यहाँ पे भी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे, ऐसे करके तूने प्रॉब्लम बल्ब निकाला। अब क्या करें, तो प्रोजेक्ट वर्क, कैलकुलेटर ले लिया, और कैलकुलेटर लेके मैंने क्या करना शुरू किया, ऐसे ही कैलकुलेटर ले लिया और कैलकुलेटर लेके देखा 240 वोल्ट आ रहा है, एक्स्ट्रा बल्ब तो कोई देगा नहीं, एक बल्ब काट दो, इसको उड़ा दिया, ये फटा था ना, इसको उड़ा दिया और यहां कनेक्ट कर दिया। अब 39 बल्ब, फिर से हमारा घर जल गया, लेकिन हर एक बल्ब अभी 6.1 वोल्ट 6.15 वोल्ट खा रहा है। यू आर सप्लाइंग इट मोर देन द डिजाइन वोल्टेज। 1 घंटा बाद तो और भी 2-3 उड़ सकता है ना, इस बार एक नहीं उड़ा भाई साहब, इस बार आगे जाके 2 और उड़ गए। तो हमने वही टेक्निक लगाया भाई साहब, मारो ज्वाइन करो इसको। अब हमारे पास कितने 3 बल्ब उड़ चुका है, तो अब 240 को कितने लोग झेल रहे हैं, 37 बल्ब झेल रहे हैं। अब वोल्टेज आ गया है 6.4, क्वाइट हाई। कुछ देर बाद फटाक से 4-5 बल्ब एक साथ चला गया। देखो 3 बल्ब जाने से भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना, 3 गया है। कुछ देर बाद और 3-4 चले गए, क्योंकि ये कंजूसी तुम नहीं कर सकते हो ना। द मदर इज सर्विंग 240 रोटीज, अर्लियर 40 चिल्ड्रन वर ईटिंग। अब एक ने नहीं खाया, 2 ने नहीं खाया, पर कैपिटल रोटी बढ़ता गया, पेट फट गया। अब और ये लोग वॉशरूम जा ही नहीं पाया, जहां खा रहे वहीं बैठ के हो गया, सारे बल्ब उड़ गए। और मेरी आंखों के सामने मेरा प्रोजेक्ट जो मैं 1 साल से इंतजार करता रहा, ये चकनाचूर हो गया। उस दिन जो मैंने समझा ना कि सीरीज में वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइफ लॉन्ग याद रहा, क्योंकि अपने सामने किसी चीज को खराब होते देखा ना, तो लाइफ में नहीं बोलता हूं अभी कभी भी कोई सीरीज में कनेक्शन। तो इसका एक और एग्जांपल, अभी क्लास खत्म हो रहा है, जैसे इंडिया में हम बल्ब खरीदते हैं रत्नदीप में तुमने एक बल्ब खरीदा, वो बल्ब कितने में जलता है, 240। और हमारा अंगद, ये तो हमारे देश में रहना ही नहीं चाहता है, ये अमेरिका चला गया, अमेरिका का बल्ब जलता है 110 वोल्ट में। ये बल्ब वहां लेके जलाओगे तो आधा ग्लो करेगा, क्योंकि खाना चाहता है 240 रोटी, तुम 110 दे रहे हो। पर ये जब आया ना, 2 बल्ब लेके आया इंडिया में, एंड ही वांट्स टू रन देम इन इंडिया, आया हमारे पास, सर कैन यू रन देम, बिल्कुल, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। इंडिया 240 दे रहा है, 110 या 220 आराम से चलेगा, लेकिन अगर एक फ्यूज हो गया दूसरा वाला भी नहीं चलेगा, बिकॉज द करंट डजंट गेट अ पाथ टू कम बैक। सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे, यू लर्नड the series combination of resistances where the equivalent resistance in series is the sum total। और जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखना चाहिए, अगर आप सोच रहे हो डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, वो नहीं, ये 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइफ में मत भूलो, मेरा प्रोजेक्ट याद रखना, मेरे सारे बल्ब उसी में उड़ गए थे। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है और और करंट कांस्टेंट रहता है। अगले क्लास में हम पैरेलल को रिड्यूस करेंगे और फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स लेंगे जिनको एनालाइज करके सिंपल करेंगे, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा, उसको एक रेजिस्टेंस में निकालना है और आपको वो टफ लगेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमारे टाइम में मैकेनिकल में भी था, तो वो एक सब्जेक्ट है ECA, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, उसमें 30 मार्क्स लुक्स लाइक दिल्ली बहुत दूर है, मिलता ही नहीं है। So the whole chapter, what you'll get pissed off in 30 minutes used to be one subject. So when you see a electrical engineer, उसे सलाम कीजिएगा, वो really अच्छा पढ़ा है, and that's the toughest branch of engineering according to me. I'm a mechanical, but I say a guy who not electronics, electrical engineer जो है ना is the toughest branch of engineering. इसलिए इतना